तो दोस्तों, हमने 35 सवालात तक मुकम्मल कर लिया था। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर, जो कि है व्हाट डू यू हैव टू चेक टायर्स ऑन योर व्हीकल एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर। आपको अपनी जो गाड़ी में पहिए लगे हुए हैं उनको आपने वक्तन फ़वक्तन अगर चेक करना है तो आपने अपने गाड़ी के पहियों पर किन चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन चेक करना है। आपने अपनी गाड़ी के पहियों पे चेक करना है फॉर सफिशेंट प्रोफाइल, कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल एक टर्म होती है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के पहियों के लिए, कि रिम से लेकर उसका गाड़ी की हाइट तक का कितना फासला है, वो सब चीज़ें होती हैं, वो आपको रेगुलर चेक करनी है। इसके अलावा आपने मुसलसल चेक करते रहना है कि आपकी गाड़ी के जो पहिए हैं उनमें प्रेशर, जो हवा भरी हुई है वो ठीक है कि नहीं। मुनासिब हवा जितना है कि आपको टायर बनाने वाली कंपनी ने बताया है उतनी ही हवा है कि नहीं, ये भी आपने चेक करते रहना है। और फॉर एक्सटर्नल डैमेज, अगर तो कोई बैरूनी नुकसान पहुंचा है, आपके पहिया किसी जगह से टकराया है, डैमेज हो गया है, तो वो चीज़ भी आपको चेक करनी चाहिए। और मुसलसल चेक करते रहें कि आया जो गाड़ी का कोई व्हील है, कोई पहिया है, वो कोई किसी किसी चीज़ का शिकार तो नहीं हुआ, किसी चीज़ से टकरा तो नहीं गया, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। तीनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। इफ़ टायर प्रेशर इज़ टू हाई और टू लो, व्हाट कैन दिस कॉज। ये पूछना, अगर आपके गाड़ी में टायर है, उसका जो प्रेशर है वो या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। देखिए, दोनों चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा और हद से कम मियाना रवि से हट गई हैं, तो उसका क्या मसला हो सकता है। रोड बिहेवियर कैन डिटेरियोरेट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपकी ये जो जो इस तरह आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है, वो जो उसका बिहेवियर है, जो उसका रद्द अमल है, जो उसकी कारकर्दगी है, वो ख़राब हो सकती है बिल्कुल। अगर आपकी गाड़ी के पहियों में हवा कम है, आप इसको देखें, तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वो रोड पे उसकी वो पकड़ नहीं रहेगी जो वैसे एक, अगर जितना प्रेशर रेकमेंड है, जितना प्रेशर आपको बताया है टायर बनाने वाली कंपनी ने, अगर उससे ज़्यादा या कम है तो रोड का जो बिहेवियर है, आपकी गाड़ी जो रोड पे कंट्रोल है, जो ग्रिप है, वो ख़राब होगी। ये फैक्ट है। रिएक्शन डिस्टेंस कैन भी, देखिए रिएक्शन डिस्टेंस हमने शायद पहले भी आपको बताया था। रिएक्शन डिस्टेंस का ताल्लुक आपके जहन से है, कि आपने आगे एक ऑब्स्ट्रक्शन को या किसी चीज़ को देखा और आपने फ़ौरन से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, तो आपका पैर, आपके जहन ने बोला कि आपने अपना पैर ब्रेक पे लगाना है। वो आमतौर पर 1 सेकंड का टाइम होता है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी गाड़ी के पहिए से, इसका ताल्लुक आपके जहन से है रिएक्शन डिस्टेंस का। कि रिएक्शन डिस्टेंस यानी आपके जहन ने आपको बोला कि अब मेरा पैर गाड़ी के ब्रेक पेडल पे जाना चाहिए, तो उसका ताल्लुक बहरहाल हवा गाड़ी में प्रेशर से नहीं है। टायर वेयर कैन इंक्रीज, और कह रहे हैं अगर आपकी गाड़ी के पहियों में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत कम है, तो टायर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जिस तरह कि हमने देखा, या तो रोड के ऊपर भी गाड़ी को चलने में मसला हो सकता है, रोड का बिहेवियर, गाड़ी पे किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है रोड, वो ख़राब हो सकता है। और टायर आपका मज़ीद ख़राबी की तरफ, रगड़ लगने से मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकता है, ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो उतना ही प्रेशर रखे हमेशा, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, उतना प्रेशर गाड़ी में हो, उतनी हवा भरी जाए जितनी कि टायर बनाने वाली कंपनी ने आपको बताया है। अगले सवाल पे चलेंगे। यू हिट अ टायर अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्स्टेकल विद फोर्स, व्हाट मस्ट यू डू। आप किसी कोई सामने रुकावट थी, आपका जो गाड़ी है वो टकराई है, इस तरह समझिए उसका व्हील, अगला व्हील या कोई हिस्सा टकराया है, पहिया टकराया है किसी हार्ड ऑब्स्टेकल से, किसी सख्त रुकावट से, तो आपको फ़ौरन से क्या करना चाहिए। रीटाइटन द व्हील बोल्ट। देखिए, व्हील बोल्ट जो है वो आपकी गाड़ी के वो बहुत मजबूती से लगे होते हैं, वो बहरहाल वो गाड़ी के पहियों को जोड़े रखते हैं आपकी गाड़ी के साथ। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उनको रीटाइट करना पड़े या फिर से उसको आपको टाइट करना पड़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो नॉर्मली अगर किसी टकराव से या तो आपका व्हील पूरा डैमेज हो जाए, पूरा गाड़ी से बाहर निकल के आ जाए गाड़ी की बॉडी से, वो उस सूरत हाल के अंदर आपको शायद रीटाइटन करना पड़े व्हील बोल्ट। लेकिन अगर आपकी गाड़ी टकराई है तो आपने फ़ौरन से क्या करना है, आपने टायर को और उसके रिम को फ़ौरन से चेक करना है। व्हील बोल्ट का ताल्लुक बहरहाल इस चीज़ से नहीं है कि आपकी चीज़ अगर किसी रिकवर से टकराई है तो उसके व्हील बोल्ट का मसला होगा, नहीं। मसला हो सकता है टायर को चेक करें, टायर कहीं से फट ना गया हो, या फिर उसका जो रिम वाला हिस्सा है उसको नुकसान ना पहुँचा हो। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। मज़ीद हेल्प के लिए मैंने पहले भी बताया, ये रिम यहाँ पर नीचे करके तस्वीर में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और आप इसके अलावा टायर को चेक करें कि टायर तो कहीं से डैमेज नहीं हुआ, फट गया या हवा निकल गई टायर की, कोई मसला हुआ, वो चीज़ आपने चेक करनी है। व्हील बोल्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्राइव विद अ टायर प्रेशर विच इज़ फार टू लो। आपकी गाड़ी के पहियों में प्रेशर बहुत ही कम है, तो क्या हो सकता है।
टायर्स हीट अप एक्सेसिवली, कि आपकी जो गाड़ी के पहिए हैं वो बहुत गर्म हो सकते हैं। बिल्कुल आप देखें, जब आपकी गाड़ी के पहियों में हवा कम होगी तो क्या होगा, गाड़ी का जो सिस्टम है वो इस तरह काम करता है कि वो ज़्यादा फ्यूल वगैरह ज़्यादा इंजेक्शन बढ़ा देगा कि गाड़ी का रोड पे सीधी चलती रहे। प्रेशर अगर हवा पहिए में कम है उसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस बेकार कर देगी, कोई ख़राबी ना है, तो उसकी वजह से आपके पहियों पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा और वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। टायर वेयर डिक्रीज से कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी के पहियों में प्रेशर या हवा कम है तो वो टायर ख़राब नहीं होगा। टायर वेयर डिक्रीज के टायर का ख़राब होना कम होगा नहीं। हमें पता है कि अगर गाड़ी के पहियों में प्रेशर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो तो टायर वेयर, टायर का ख़राब होना बढ़ता है, टायर की ख़राबी में इजाफा होता है, ना कि टायर की ख़राबी में कमी होती है। तो ये जवाब नहीं है। ड्राइविंग स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल जो एक आपका एक बैलेंस था गाड़ी चलाते हुए रोड के ऊपर, अगर आपके पहियों में मुनासिब हवा होगी तो आपकी गाड़ी बिल्कुल बैलेंस रहेगी, स्टेबल रहेगी, मुतवाज़ुन चलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के पहियों में हवा बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, इस केस में ये पूछ रहे हैं टू लो बहुत कम है, तो आपकी गाड़ी मुतवाज़िन तरीके से नहीं चलेगी, वो दाएं बाएं आपके कंट्रोल से भी बाहर हो सकती है। तो ये चीज़ें भी आपको ज़हन में रखनी है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हेन ब्रेकिंग यू नोट दैट योर व्हीकल पुल्स टू द राइट, व्हाट शुड यू डू। आपने ब्रेक लगाया और आपको ब्रेक लगाते हुए महसूस हुआ कि आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा सीधे हाथ की तरफ झुक रही है, सीधे हाथ की तरफ खिंच रही है। क्या वजह हो सकती है? तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? आई डू नॉट नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आई कैन कंपनसेट बाय काउंटर स्टेयर। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा सीधे हाथ पर झुक रही है तो आप स्टेयरिंग को उल्टे हाथ पे ज़्यादा घुमाएं, यानी काउंटर स्टेयरिंग करें, ताकि आपकी गाड़ी रोड के बीच में दोबारा आ जाए। तो मुझे प्रॉब्लम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़तरनाक बात है। आपकी गाड़ी अगर एक तरफ ज़्यादा झुक रही है तो आपको उसका सस्पेंशन सिस्टम चेक करवाना पड़ सकता है। सस्पेंशन सिस्टम के साथ साथ आपको उसका फ्रंट एक्सिल चेक करवाना पड़ सकता है और रियर एक्सिल भी चेक करवाना पड़ सकता है। तो ये नहीं कि आप उसको काउंटर स्टीयरिंग से, कि अगर वो उल्टे हाथ पे ज़्यादा खिंच रही है तो आप सीधे हाथ की तरफ स्टीयरिंग को घुमा के गाड़ी को रोड के बीच में रखें, झुकाव को कंपनसेट कर लें। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आई गो टू कार वर्कशॉप, ये ठीक है कि आपने कार वर्कशॉप पे जाना है। आई ऑयल द ब्रेक पैड। देखिए, ब्रेक पैड की ऑयलिंग का ताल्लुक इससे नहीं है, उसमें आपको जब ब्रेक पैड को ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है वो तब पड़ती है जब आपका ब्रेक पैड बहुत सख्त हो रहा हो। आपको महसूस हो जाए कि जब आप ब्रेक पैड को प्रेस कर रहे हैं तो वो उसमें वो फ्रिक्शन मौजूद है, रगड़ मौजूद है, वो रगड़ा खा रहा है, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। वो बिल्कुल जो स्मूथली या बिल्कुल आराम से अगर आप उसको दबाएं और वो दब जाए तो वो एक वो चीज़ आपकी मैच नहीं हो रही। तो उस वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है? आई ऑयल द ब्रेक पैड्स। ये जवाब भी इसका दुरुस्त नहीं है कि गाड़ी अगर एक तरफ झुक रही ज़्यादा है, सीधे हाथ पे ज़्यादा झुक रही है, उल्टे हाथ पे ज़्यादा झुक रही है, तो आप उसके ब्रेक पैड्स में ऑयल दें। देखिए, ब्रेक पैड की ऑयलिंग का ताल्लुक अलग है। वो आपको वैसे ही महसूस हो जाएगा जब आप ब्रेक पैड के ऊपर पैर रखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये मुझे ज़्यादा तंग कर रहा है, उसी तरह स्मूथली मैं इसको प्रेस नहीं कर पा रहा, सच दबा नहीं पा रहा। तो उसका ताल्लुक नहीं है आपके गाड़ी के दाएं बाएं को झुकने से, उसका ताल्लुक है सस्पेंशन सिस्टम से, उसका ताल्लुक है गाड़ी के एक्सल से। तो आपने सीधा वर्कशॉप पे जाना है, ये चीज़ सबसे अहम है। और देखें, ये जवाब हमारा दुरुस्त है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये है, व्हाट इज़ द परमिसिबल मिनिमम ट्रेड डेप्थ ऑफ द मेन ट्रेड ऑफ ऑल ऑफ योर व्हीकल्स टायर। देखें, आप इसको इस तरह समझ लें, ये ट्रेड डेप्थ का सवाल है, ये भी इम्तिहान में आता है और अक्सर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, जब शुरू होने से पहले, जो आपका फॉर प्रूफर होता है, जो आपका जो टीचर होता है जो आपका एग्ज़ाम लेने आया होता है, वो भी पूछता है। देखें, ये नॉर्मली आप इसको इस तरह समझें कि ये एक हिस्सा है गाड़ी का और एक दो काले हिस्से हैं, इनके बीच में जो फासला है इसको ट्रेड डेप्थ कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद गूगल करके या इस तरह आप देखिए, ये इन दो हिस्सों के दरमियान के जो फासला है उसको डेप्थ कहते हैं। आप इसको मज़ीद गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको जहन में रखना होगा कि ये फासला 1.6 मिलीमीटर होता है। हम, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग वक्तन फ़वक्तन अलग से वीडियोस भी बनाएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो कि याद रखने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो ये सवाल वहाँ पर भी कवर हो जाएगा। लेकिन फ़िलवक्त आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि ये ट्रेड डेप्थ जो है ये आपके पास 1.6 मिलीमीटर होती है। और अब हम चलेंगे इसके साथ ही अपने अगले सवाल पे। द स्टीयरिंग व्हील इज़ हार्डर टू टर्न देन यूजुअल, व्हाट कैन कॉज दिस। देखें, आपका वो कह रहे हैं जो स्टीयरिंग व्हील है
जो आपका स्टेयरिंग है वो बहुत हार्ड हो गया है, आराम से आप उसको दाएं बाएं मोड़ नहीं पा रहे। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? सर्वो स्टेयरिंग इज़ नॉट वर्किंग। देखिए सर्वो स्टेयरिंग बिल्कुल हर गाड़ी के हर कंपोनेंट के साथ अक्सर एक सर्वो लगी होती है। ब्रेक की अपनी सर्वो होती है। सर्वो समझे एक मोटर है जो कि उसको आराम से मूव करवाने में हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। तो जो स्टेयरिंग पे जो सर्वो लगी हुई है, जो आपको देखिए अगर आजकल की दौर में जो जदीद गाड़ियाँ हैं उनमें आप अगर अपनी स्टेयरिंग को घुमाते हैं तो वो बहुत आराम से घूम जाता है। पहले जो आपकी गाड़ी मैकेनिकल किस्म की आती थी, मैकेनिकल गाड़ियाँ, उसमें ज़्यादा ज़ोर आपको लगाना पड़ता था। तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिकल मोटर्स पीछे लगा दी हैं जिसकी वजह से आपकी स्टीयरिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। तो अगर ये कह रहे हैं स्टीयरिंग व्हील बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल से आपको टर्न हो रहा है, आम जिस तरह आमतौर पे होता है उससे ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर जो सर्वो लगी हुई है, जो मोटर उसको कंट्रोल करती है, वो ख़राब हो गई हो, वो काम ना कर रही हो, इसलिए आपको ज़्यादा दबाव लगाना पड़ रहा है स्टीयरिंग को मूव करने के लिए। टायर प्रेशर इज़ टू हाई। देखिए टायर प्रेशर से आपकी स्टीयरिंग का ताल्लुक नहीं है। टायर प्रेशर अगर ज़्यादा या कम होता है उसका ताल्लुक आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी से है कि वो गाड़ी रोड पे एक तरफ झुक जाएगी, सही से चल नहीं पाएगी, या कुछ बीच में रखने में आपको मसला होगा और आपका टायर गर्म हो जाएगा, गाड़ी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। इसका ताल्लुक उस चीज़ से है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील आप अगर मुश्किल से घुमा पा रहे हैं, आपको इतनी आसानी से बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो उसका ताल्लुक टायर में जो दबाव है, हवा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। डिफेक्टिव स्टीयरिंग गियर, ये भी हो सकता है कि ये जो आपका स्टीयरिंग का जो गियर है वो डिफेक्टिव हो सकता है। देखिए गियर भी होता है जो कि आपको स्टीयरिंग सिस्टम को मूव करने में, घुमाने में मदद करता है। ये सब ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक रखती हैं चीज़ें। लेकिन जो जो चीज़ें इस तरह ध्यान में रखें, जो चीज़ें स्टीयरिंग नाम इसमें आ रहा है तो उनका ताल्लुक स्टीयरिंग की वाली चीज़ से ही होगा। या स्टीयरिंग का गियर भी ख़राब हो सकता है या उसकी सर्वो भी ख़राब हो सकती है। ये दोनों आंसर इसके दुरुस्त हैं। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। द ब्रेक्स ऑन योर कार आर पुलिंग स्ट्रोंगली टू वन साइड। अब यहाँ पर देखिए आपके जो ब्रेक हैं वो एक तरफ ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है। ज़्यादा अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी एक तरफ ज़्यादा खिंच रही है, दाएं या बाएं कोई जगह भी हो सकती है। वट इफेक्ट्स कैन दिस हैव व्हेन यू आर ब्रेकिंग? तो आपको महसूस हो आपका जो ब्रेक लगाने पे गाड़ी एक तरफ ज़्यादा झुक रही है। जो ब्रेक है वो गाड़ी की एक तरफ ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। वो बिल्कुल मयाना रवि से या मतवाजुन बराबर नहीं डाल रहे, एक तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो इसके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसके असरात हो सकते हैं? योर कार कैन वेयर टू द साइड। आपकी गाड़ी एक तरफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी एक तरफ ब्रेक लगाने पे एक तरफ ज़्यादा मुड़ जाती है, तो वो आपकी गाड़ी उस साइड पे बहुत ज़्यादा मुड़ सकती है। तो ये इसका एक दूसरा जवाब है। लॉन्गर ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी आपका अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं और आपका ब्रेक सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे वो थोड़े फासले के बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकिंग सिस्टम आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, वो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ज़्यादा झुक रहा है ब्रेक लगाने पे, आपको फील हो रहा है, तो ब्रेक लगाने के बाद अगर आपने जिस फासले पे रुकना था तो एक तरफ झुकाव की वजह से हो सकता है कि आपका 10, 20, 30 मीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी आपने गाड़ी को रोका, वो कहाँ जाके रुकी, वो फासला बढ़ जाएगा। देखिए जब आपके ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे, उनका एक झुकाव एक तरफ ज़्यादा है, तो यकीनन आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, यानी आपने जैसे ही ब्रेक लगाया और आपकी गाड़ी ने जो रुकने के दौरान जो फासला तय किया, वो नॉर्मल अगर ब्रेक बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक एक तरफ ज़्यादा पुल हो रहे हैं स्ट्रांगली, एक तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो रुकने का फासला है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ये मुमकिन है। तीसरा ऑप्शन है एंटी लॉक ब्रेक। देखिए हमने एबीएस के बारे में वो तफसील से पढ़ा। एबीएस का ताल्लुक इसके ब्रेकिंग सिस्टम से नहीं है, वो सेंसर्स के साथ काम करता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। वो हेल्प ज़रूर करता है आपको ब्रेकिंग सिस्टम को रिटेन रखने में, लेकिन वो कोई ऐसी फिजिकल चीज़ नहीं है कि अगर आपके ब्रेक ख़राब हो गए तो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। नहीं, वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है, एक उस गाड़ी के अंदर वो एक कुछ चीज़ों का मिक्सचर है, सेंसर्स का और आपके पास वो स्टीयरिंग कंट्रोल का, ब्रेकिंग सिस्टम का, व्हील एंटी लॉकिंग का, वो डिफरेंट सिस्टम है। उसका ब्रेक से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके ब्रेक ख़राब हो गए तो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। वो कोई दिखने वाली फिजिकल चीज़ नहीं है, वो एक सिस्टम है जो कि बहुत सारी चीज़ों पे इन्हिसार कर रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक थोड़े सही से काम नहीं कर रहे तो वो एबीएस को ख़राब नहीं करेंगे, इससे उसका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है।
अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हेन यू प्रेस ऑन द ब्रेक पेडल, आपने ब्रेक पेडल को जैसे दबाया, इट टचेस द फ्लोर, ये फ़ौरन से फ्लोर पे लग गया। वरना आमतौर पे क्या होता है, आप जैसे ही ब्रेक पेडल को दबाते हैं, आप दबाते जाते हैं तो इस गाड़ी की रफ्तार रुकती जाती है। आपको महसूस होता है कि आप दबाव डाल रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहा है, आपको महसूस हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं आप इस केस में आपने जैसे ही उसको प्रेस किया वो फ़ौरन से नीचे लग गया। ओनली व्हेन यू प्रेस ऑन इट सेवरल टाइम्स डज द पेडल ट्रेवल बिकम शॉर्टर, आपको बार बार दबाना पड़ रहा है, बार बार दबाना पड़ रहा है, और तब जाके आपकी जो आपका पेडल ट्रेवल है वो शॉर्टर हो रहा है। तो तब आपकी ऐसा समझें कि आपका ब्रेक लग रहा है तब जाके, अगर आपको बार बार दबाना पड़ रहा है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही ब्रेक के ऊपर पैर रखेंगे वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जाता है और आपको महसूस होता है कि आप दबाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस केस में कह रहे हैं आपने जैसे ही उसको पैर रखा वो फ़ौरन से नीचे लग गया, फ़ौरन से वो अपने फ्लोर से जाकर टकरा गया, और उसका वो ब्रेकिंग इफेक्ट भी वो नहीं हुआ कि गाड़ी जहाँ रुकनी थी वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि वो ख़राब हो गया, कोई मसला हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, इट इज़ सफिशिएंट टू फिल अप द ब्रेक फ्लूइड, कि सिर्फ जो ब्रेक का अपना मादा है, जो ब्रेक सिस्टम को काम करने के लिए फ्लूइड हम डालते हैं ब्रेकिंग सिस्टम में, उसको चेंज कर दें। नहीं, आपने और भी चीज़ें चेक करनी होंगी। आपको कार को फ़ौरन पार्क करना है। देखें, सबसे पहले पार्क द कार इमीडिएटली। आपका ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, आपको उसको कई बार दबाना पड़ रहा है। जबकि नई गाड़ियों के अंदर आपको पता है एबीएस की वजह से, दूसरे फंक्शनलिटीज की वजह से, आप जैसे ही ब्रेक को लगाते हैं, आप ज़ोर से अगर दबाते हैं तो वो फ़ौरन गाड़ी रुक जाती है, तब जाकर आपका ब्रेक पेडल बिल्कुल फ्लोर से या गाड़ी के नीचे वाले हिस्से पे जाके लगता है। लेकिन अगर आप दबा रहे हैं और वो आपको दबाव के बगैर फ़ौरन से नीचे जाके लग रहा है तो ब्रेक पेडल ख़राब है। आप कार को इमीडिएटली पार्क करें और ब्रेक को फ़ौरन रिपेयर करवाएं, हैव द ब्रेक्स रिपेयर्ड। लेकिन कह रहे हैं कि आप बस ब्रेक फ्लूइड को चेंज कर दें, लाजमी तो नहीं है कि इसका ताल्लुक ब्रेक फ्लूइड से हो। जो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं लिक्विड, उससे ताल्लुक हो सकता है उसके अंदर के तारों का कनेक्शन ख़राब हो गया हो, कोई और मसला हो गया हो, ये सारी चीज़ें मुमकिन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ब्रेक फ्लूइड चेक करें। आप अगर ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फ़ौरन से कार को पार्क करें और ब्रेक को रिपेयर करवाएं, उसके बाद वापस आप अपनी गाड़ी रोड पर ले आएँ। हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। सेफ्टी बेल्ट लॉक डजंट क्लोज, व्हाट डू यू डू। जो हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं अपनी गाड़ी में, आपको पता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, वो क्लोज नहीं हो रही। जैसे आपने उस सेफ्टी बेल्ट को अपने ऊपर पुल तो कर लिया, जब आप उसको हुक में डालने लगे तो वो बंद नहीं हो रही। तो आपको क्या करना चाहिए, नथिंग, बिकॉज द सीट इज इक्विप्ड विद एन एयर बैग। कह रहे हैं कुछ ना करें क्योंकि आपकी जो सीट के सामने एयर बैग लगा हुआ है। देखिए, एयर बैग है भी, तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेफ्टी बेल्ट को जितनी जल्दी हो सके आपने क्या करना है, उसको लॉक करवाना है। ड्राइव एट अ लो स्पीड। देखिए, लो स्पीड से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर तो ये कोई गाड़ी की कोई बड़ी फंक्शनैलिटी ऐसी होती जिससे आपकी गाड़ी को फ़ौरन नुकसान पहुंच सकता है, तब उसका ताल्लुक होता है कि आप लो स्पीड पे गाड़ी चलाएं। आप उसको बेल्ट को ठीक से अपने हाथ से भी पकड़ सकते हैं। तो लो स्पीड, अगर आप एक मोटरवे के ऊपर है, आपके अचानक से सेफ्टी बेल्ट ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, कोई बजर वगैरह, ये लॉक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये तो नहीं कर सकते फ़ौरन से अपनी स्पीड को आप कम कर लें और सिर्फ इस वजह से कि आपकी सेफ्टी बेल्ट का बजर बज रहा है या सेफ्टी बेल्ट लॉक नहीं हो रही, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कसकर अपने ऊपर जोर से पकड़ भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेफ्टी बेल्ट की वजह से आपने फ़ौरन से अपनी स्पीड को लो करना है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। हैव द लॉक रिपेयर, जितनी जल्दी हो सके लॉक को रिपेयर करवाएं। क्योंकि अगर आप सेफ्टी बेल्ट की फंक्शनैलिटी देखते हैं तो वो अगर लॉक नहीं हो रही सवाल में जैसे कि पूछा है, तो वो उसके हुक का प्रॉब्लम हो सकता है, या उसकी इंडिकेशन जो सेंसर लगा हुआ है सीट के ऊपर, वो सही से उसकी इंडिकेशन नहीं जा रही वहाँ पर, जब भी वो बजर बज रहा है, या कोई मसला भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक रोड पे जा रहे थे, स्पीड लिमिट ज़्यादा थी 130, आप अचानक से अपनी स्पीड सिर्फ इस वजह से कम कर लें कि आपकी सेफ्टी बेल्ट का जो लॉक है वो क्लोज नहीं हो रहा। हाँ, रिपेयर करवाएं फ़ौरन, ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। आ सेफ्टी बेल्ट डज नॉट रोल अप ऑटोमेटिकली, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। आपको पता है, आप जैसे अपने उस हुक से बटन दबा के अपनी सीट बेल्ट को बाहर निकालते हैं तो वो खुद ब खुद ही रोल अप होकर वापस अपनी जगह चली जाती है और आपकी बॉडी से हट जाती है। तो कह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रोल अप नहीं हो रही। जैसे ही आप उसको हुक से बाहर निकालते हैं, नॉर्मली आप जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं हुक का, जहाँ वो सीट बेल्ट जाके लगती है, तो खुद ही एक वो आवाज़ आती है ठक करके, और वो आपकी बॉडी से पीछे जाके एडजस्ट खुद ही हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं वो अब ऑटोमेटिकली रोल अप नहीं हो रही किसी भी वजह से। तो कह रहे हैं उसकी वजह क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द रीज़न।
सीट एडजस्टमेंट इज़ डिफेक्टिव। देखिए सीट एडजस्टमेंट, अगर आपने सीट अपनी थोड़ी सी आगे की हुई है, थोड़ी पीछे की हुई है, उसका ताल्लुक सीट बेल्ट की रोलिंग अब से नहीं है। देखिए रोलिंग के लिए उन्होंने उसके अंदर जो सीट के अंदर एक उन्होंने एक फंक्शन लगाया होता है, जो अक्सर हमारी जर्मनी में खिड़कियों में भी आप देखते हैं लगा होता है। वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली उसको पुल करता है, सीट बेल्ट को रोल करके अपने ऊपर लपेट के उसको पीछे कर देता है। तो सीट अगर आपने आगे की हुई है, पीछे की हुई है, सीट एडजस्टमेंट आपकी ख़राब है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके सेफ्टी बेल्ट जो ऑटोमेटिकली वापस नहीं जा रही, उसका ताल्लुक है ऑटोमेटिक रिट्रैक्टर इज़ इफेक्टिव। जो रिट्रैक्टर है जो फ़ौरन से उस सीट बेल्ट को खींच कर वापस लेके जाता है आपकी बॉडी से दूर, वो ख़राब हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि सेफ्टी बेल्ट ट्विस्ट हुई हो, उस वाले हिस्से पर सेफ्टी बेल्ट मुड़ी हो, तो उसमें थोड़े बल ज़्यादा आए हो, तो वो ठीक से जाके ऑटोमेटिकली रोल अप नहीं हो पा रही, वो पूरी जाके अपनी जगह से जाके बंद नहीं हो पा रही वापस से। ये मसला हो सकता है कि सेफ्टी बेल्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा बल आए हों, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अगर यहाँ पर मुमकिन हो मैं आपको सेफ्टी बेल्ट का रिट्रैक्टर वगैरह दिखाऊं, यहाँ पर तस्वीर है नहीं, बहरहाल गूगल कर लीजिएगा। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं। सीट एडजस्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, अगर आपने सीट आगे पीछे या सीट एडजस्टमेंट आपकी ख़राब भी है तो असल ताल्लुक है सीट बेल्ट को, जो उसका जो पीछे सिस्टम है जो उसको खींचता है ज़ोर से, वो ख़राब हो सकता है, या सीट बेल्ट खुद इतने उसने बल खाए हुए हैं कि वो ठीक से बंद नहीं हो पा रही, ऑटोमेटिकली रोल अप नहीं हो पा रही। ये दो इसके आंसर हो सकते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। योर कार स्टीयरिंग व्हील वोबल्स वाइल यू आर ड्राइविंग, व्हाट कैन बी द रीज़न। देखें जो कह रहे हैं आपका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है दाएं बाएं, हालांकि आप हिला नहीं रहे उसको स्टीयरिंग व्हील को, उसके बावजूद वो लड़खड़ा रहा है, वोबल हो रहा है, डगमगा रहा है। तो क्या वजह हो सकती है। व्हील सस्पेंशन स्प्रिंग इज़ डैमेज। बिल्कुल देखिए सस्पेंशन चीज़ वो होती है जो कि सस्पेंशन सिस्टम पूरी गाड़ी में होता है, हर पार्ट का एक सिस्टम होता है, वो दबाव को बर्दाश्त करता है। कि रोड पे आपको पता है हवा चल रही है और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं सड़क के ऊपर, हवा का दबाव है, दूसरे मौसमियाती दबाव हैं, तो वो जो प्रेशर आता है उसको सस्पेंशन सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसको जज्ब करता है और उसका असर आपकी गाड़ी पे नहीं आने देता। लेकिन अगर आपका व्हील आपके कंट्रोल से जा रहा है बाहर, वो बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है, हिल रहा जुल रहा है, इसका ये मतलब वाजे है कि उसका जो सस्पेंशन सिस्टम है जो उसके बाहर के दबाव को बर्दाश्त करता था वो ख़राब हो गया, ये एक वजह हो सकती है। या शॉक एब्जॉर्बर आर डिफेक्टिव। देखिए शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं जो अगर अचानक से झटका लगता है हवा का आपकी गाड़ी को बाहर से, तो उस झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक एब्जॉर्बर नाम से जाहिर है, उस झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए भी गाड़ी के कुछ पार्ट्स के अंदर वो एब्जॉर्बर या वो जज्ब करने वाली चीज़ें लगाई जाती हैं। वो अगर ख़राब है तब भी आपका स्टीयरिंग जो है वो डगमगा सकता है। और अगर आपकी गाड़ी के पहिए अनबैलेंस हैं, एक पहिया थोड़ा कुछ भी अनबैलेंसिंग की वजह हो सकती है कि एक पहिए में हवा कम है, फ्रंट एक्सिल जो सामने दो पहिए उनमें से एक में हवा कम है, एक में ज़्यादा है, यह मुमकिन है। तो या फिर व्हील्स अनबैलेंस है किसी वजह से, तब भी आपको पता है कि आपका स्टीयरिंग सिस्टम डगमगाएगा, ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपकी व्हील में अगर हवा कुछ पहियों में ज़्यादा है कुछ में कम है, गाड़ी फुल बैलेंस नहीं रहेगी। ये सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर अ टायर ऑन फ्रंट एक्सिल वेयरिंग ऑन वन साइड मोर देन द अदर। क्या वजह हो सकती है कि जो फ्रंट एक्सिल, मैंने आपको बताया गाड़ी में दो एक्सिल हैं, एक फ्रंट है जिसके ऊपर दो पहिए लगे हुए हैं, फ्रंट सामने वाले का दायां सामने वाले का बायां, ये फ्रंट एक्सिल है। इसका रेयर एक्सिल जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है उस पर भी दो पहिए लगे हुए हैं रेयर एक्सिल पे, एक पिछला बाएं साइड पे और एक पिछला दाएं साइड पे। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर अ टायर ऑन फ्रंट एक्सिल वेयरिंग ऑन वन साइड मोर देन द अदर। क्या वजह हो सकती है कि जो फ्रंट एक्सिल, गाड़ी के सामने वाला एक्सिल जिसके ऊपर दो पहिए हैं, वो एक तरफ ज़्यादा झुक रहा है, वेयरिंग ऑन वन साइड मोर देन अदर। क्या वजह हो सकती है। स्टीयरिंग एक्सिल इज बेंड, जो आपका स्टीयरिंग का जो एक्सिल है जो जिसने उस फ्रंट और रेयर दोनों एक्सिल को बैलेंस रखना है, वो एक तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ये वजह हो सकती है। और ट्रैक अलाइनमेंट नॉट इन ऑर्डर, ये भी पॉसिबल है कि अगर आपका जो ट्रैक है, जो रोड है, उसका झुकाव ही एक तरफ ज़्यादा हो, तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद ही, जो फ्रंट एक्सिल वाला है हिस्सा, वो खुद ब खुद ही एक तरफ ज़्यादा झुक रहा हो। लाजमी नहीं है आपकी गाड़ी का अपना मसला हो, ट्रैक अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है, रोड एक तरफ ज़्यादा झुका हो, एक तरफ अनबैलेंस रोड हो, ये भी मुमकिन है। या गाड़ी का मसला भी हो सकता है, स्टीयरिंग का जो एक्सिल है, वो जो फ्रंट एक्सिल है उसमें भी ख़राबी हो सकती है, वो ज़्यादा मुड़ा हुआ हो सकता है। ये दोनों इसके जवाब हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है व्हाट कैन कॉज एक्सेसिव वेयर ऑन टायर्स, के वो क्या वजूहत हो सकती हैं कि आपका जो टायर है, जो पहिए हैं, वो ख़राब हो जाएं, उनके ख़राब होने की, जल्दी से तेज़ी से ख़राब होने की क्या वजह हो सकती हैं। माउंटिंग ऑफ फ्रंट स्पॉयलर। देखिए फ्रंट स्पॉयलर मैं आपको इस तरह बताऊँ कि गाड़ी में जो अक्सर मडगार्ड कहते हैं, या फिर आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आप एक प्लास्टिक का कुछ हिस्सा लगाते हैं, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, समझे इस तरह, यहाँ पर सामने जो हिस्सा लगा हुआ है, ये
इसको हम आमतौर पे फ्रंट स्पॉइलर कहते हैं। इसके लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पहियों के ऊपर, ये वजह नहीं है। डैमेज टू द व्हील सस्पेंशन, मैंने आपको बताया सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि अक्सर आपको मदद करता है बैरूनी दबाव को बर्दाश्त करने में, या फिर ये इंटरनल सिस्टम होता है जो कि पहियों को स्पीड के हिसाब से इनकी कोई हाइट एडजस्ट करता है, ऊपर लेके जाता है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, और अगर ज़्यादा हो रही है तो उनको नीचे लेकर आता है। ये सस्पेंशन सिस्टम होता है, दबाव बर्दाश्त करता है। तो अगर वो सिस्टम ख़राब है तो पहियों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उस वजह से भी आपके पहिए ख़राब हो सकते हैं। या दूसरी वजह इनकरेक्ट टायर प्रेशर, हमने देखा कि हमारा जो टायर प्रेशर है वो हमने पहले भी देखा था कि अगर वो बहुत कम और बहुत ज़्यादा है, जो हमें हमारी पहिए बनाने वाली कंपनी है, टायर्स बनाने वाली कंपनी है, उसने हमें जो प्रेशर बताया है कि इतनी हवा भरनी चाहिए, अगर उससे हट के हम लोग दबाव या हवा उसमें हमने टायर में भरी, ये जो कि इनकरेक्ट प्रेशर है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है जो हमें पहिए बनाने वाली कंपनी ने बताया है, तब भी आपकी गाड़ी के पहियों को नुकसान पहुंच सकता है। ये दो इसके जवाबात हैं। अगला सवाल होगा, वाइल्स ड्राइविंग योर व्हीकल पुल्स टू द राइट, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। गाड़ी चलाते हुए जो आपको महसूस हो रहा है आपकी गाड़ी सीधे हाथ पे ज़्यादा खिंच रही है, ज़्यादा झुकी हुई है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है। लूज स्टीयरिंग, देखिए स्टीयरिंग के शॉक एब्जॉर्बर का ताल्लुक स्टीयरिंग के डगमगाने से है। गाड़ी की एक तरफ, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, स्टीयरिंग जो आप चलाते हैं, जो लेंकराट के आता है जर्मन में, जो स्टीयरिंग है अगर वो ज़्यादा वो हिल रहा है, डगमगा रहा है, तब उसके शॉक एब्जॉर्बर लूज़ या ख़राब होंगे। ये अभी हमसे स्टीयरिंग का सवाल नहीं कर रही है, पूरी गाड़ी का सवाल कर रहे हैं। यानी जो गाड़ी है वो सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, ज़्यादा मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कोई स्टीयरिंग का सवाल नहीं हो रहा। अगर कहते हैं ना स्टीयरिंग ज़्यादा हिल रहा है या स्टीयरिंग एक तरफ ज़्यादा झुक रहा है, तब समझ में आता है कि स्टीयरिंग के जो शॉक एब्जॉर्बर है, उसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो ख़राब है, या वो उसको आप ठीक करने वाला हुआ है। अभी इसका ताल्लुक यहाँ पर नहीं है। ये कह रहे हैं गाड़ी सीधे हाथ पे, पूरी गाड़ी सीधे हाथ पे ज़्यादा झुकी हुई है, तो स्टीयरिंग एक्सिल बेंड, बिल्कुल जो आपका स्टीयरिंग का जो एक्सिल है, देखिए एक्सिल मैंने आपको बताया, फ्रंट एक्सिल और रियर एक्सिल ये आमतौर पर बैलेंस होते हैं, ये स्टीयरिंग से कंट्रोल होते हैं। और आपकी गाड़ी के फ्रंट एक्सिल के ऊपर दो पहिए दाएं बाएं, इस तरह आपकी गाड़ी के रियर एक्सिल पे, पिछले पे भी दाएं बाएं दो दो पहिए लगे हुए हैं। तो अगर वो एक्सिल ज़्यादा मुड़ा हुआ है, एक तरफ बैंड हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग का एक्सिल बैंड, ये जवाब ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर से ताल्लुक नहीं है। शॉक एब्जॉर्बर की सूरत में आपकी गाड़ी एक तरफ झुकेगी नहीं। आपकी गाड़ी के अगर स्टीयरिंग के शॉक एब्जॉर्बर ख़राब है तो आपकी जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा हिलेगा झूलेगा, आपको महसूस होगा ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर पूरी गाड़ी एक तरफ ज़्यादा झुक रही है तो उसका ताल्लुक एक्सिल बैंड से हो सकता है कि एक्सिल बैंड है, फ्रंट एक्सिल हो सकता है, रियर एक्सिल हो सकता है जो कि स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ है, दोनों हो सकते हैं। या फिर ये भी वजह हो सकती है कि व्हील अलाइनमेंट नॉट इन ऑर्डर, आपका जो व्हील है हम कहते हैं कि बिल्कुल सीधा जब वो गाड़ी में लगे, जब आपके उसके अंदर हब के अंदर जाके या गाड़ी में जब आपने पहिया लगाया है तो बिल्कुल ठीक से लगा होना चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, हो सकता है, मुमकिन है कि जो वर्कशॉप पे काम करने वाला बंदा है वो ठीक से पहिया ना लगा पाया हो, तो व्हील अलाइनमेंट थोड़ा सा आपका जो व्हील है वो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ जाविये पे, कुछ डिग्री पे, तब भी आपकी गाड़ी एक तरफ ज़्यादा खिंच सकती है। ये दो वजूहात हैं। लेकिन स्टीयरिंग का जो शॉक एब्जॉर्बर है उनका ताल्लुक पर्टिकुलरली मखसूस स्टीयरिंग से है, उसका ताल्लुक गाड़ी की तरफ झुकने से नहीं है। गाड़ी की तरफ झुकने में वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं कि आपका एक्सेल है, फ्रंट और रियर एक्सेल जो कि स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ है, उसमें ख़राबी हो सकती है। पहिया एक तरफ ज़्यादा झुक रहा है, ब्रेक एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वो उसका प्रॉब्लम है। ये दो तीन वजूहत बिल्कुल अलग हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 1217 स्पेसिफाइड ऑन द टायर। देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने कुछ सवाल देखे थे कि हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो हम अपने गाड़ी के व्हील के ऊपर, पहिए के ऊपर देख सकते हैं। उसकी प्रोफाइल होती है कि प्रोफाइल कितनी है, उस रिम से लेके उसकी हाइट तक का फासला कितना है, उसका थ्रेड डेप्थ कितनी है, सारी चीज़ें। अब अगर आप इसी व्हील के ऊपर देखें तो ये 12-17 लिखा हुआ है, तो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इतना पता है हमें कि ये वो डेट है जब ये आपका व्हील बना था। तो लेकिन ये 12-17 है क्या? आया ये पहला महीना, पहली तारीख दूसरा महीना 2017 है, या फिर ये 12वां महीना 2017 है? ये बहुत सारी चीज़ें ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये 12वां कैलेंडर वीक है, यानी एक महीने में आपके पास 4 हफ्ते होते हैं, तो ये 12वां हफ्ता, यानी जनवरी के 4 महीने, फरवरी के 4 महीने, जनवरी के 4 हफ्ते, माजरत, फरवरी के 4 हफ्ते, इसी तरह मार्च के 4 हफ्ते। तो ये 12वां महीना जो कि मार्च का आखिरी या अप्रैल का पहला हफ्ता हो सकता है, उस हफ्ते में और 2017 में बना था।
इसका ताल्लुक किसी भी डेट से या किसी मंथ से नहीं, इसका ताल्लुक है कैलेंडर वोखे से। आप इस तरह ध्यान में रख सकते हैं कि जर्मनी में हम जो जो काम करते हैं वो जानते हैं कैलेंडर वीक। हम कहते हैं कि ये कैलेंडर वीक 56 है, कैलेंडर वीक 54 है, या कैलेंडर वीक 22 है, कोई भी, तो ये हमेशा वीक है। ये दो टर्म्स जो हैं, ये कौन सा हफ्ता था, 2017 का था, आखिरी सन होगा हमेशा। तो मैन्युफैक्चर इन द 12th कैलेंडर वीक ऑफ 2017, 2017 के 12वें हफ्ते के अंदर, जो कैलेंडर का 12वां हफ्ता है उसके अंदर बना था। या फिर उन्होंने बोला है कि 1 फरवरी 2017 को बना था, या फिर 12वें महीने में बना था कि 12वां महीना 2017 का। ये भी नहीं है, इसका एक ही जवाब है, ये आप याद कर लें कि 12वां हफ्ता है उस साल का 12वां हफ्ता, जो कि अप्रैल का पहला हफ्ता हो सकता है या मार्च का आखिरी, 2017 का सन। ये जवाब इसका दुरुस्त होगा। और इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है वर्ड शुड बी नोटेड व्हेन चेंजिंग टायर यूजिंग अ कार जैक। कि जब कभी भी आप कार जैक यूज़ करते हुए अपनी गाड़ी के पहिए को चेंज कर रहे हैं, गाड़ी के व्हील को। आपको पता हुआ है जैक से हम अपने, अगर उन्होंने यहाँ बताया हो, हम ऊपर उठाते हैं और गाड़ी के पहिए को तब्दील करते हैं। यहाँ बहरहाल तस्वीर नहीं है, हम जवाब देखना चाहेंगे। तो आपको क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए। द कार जैक may only be applied at the positioning point specified by the vehicle manufacturer। बिल्कुल, आपने वो जो आपको मालूम होगा, जो अक्सर गाड़ी के पहिए अगर तब्दील करते हैं वो जानते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपने उनको अपने जैक को लगाना होता है, फिर आप उसको घुमाते हैं तो वो जैक, आपका जो कार जैक है वो आपके पहियों को बाहर निकालता है थोड़ी सी हाइट पर उठा के। तो हमेशा आपने कार जैक को सिर्फ उन पोजीशंस के ऊपर ही उसके नट को लगाना है या जोड़ना है जहाँ जो आपके व्हीकल के मैन्युफैक्चरर ने बताए हैं। जिसने गाड़ी बनाई है वो, उसके साथ उसने एक इंस्ट्रक्शन सेट दिया होगा, उसमें पूरी बात लिखी होगी कि आपने जो है, अगर कभी भी उसमें हर मालूमात होगी, गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डालना है, क्या चीज़, वहाँ ये भी लिखा होगा अगर आपने कभी भी कोई गाड़ी का पहिया तब्दील करना है तो वहाँ पर आपने किन किन जगहों पर कार जैक के जो पॉइंट्स हैं वो पहिए पे लगाने हैं, फिर उसको घुमाना है और पहिया चेंज करना है। ये बड़ा ज़रूरी है। द ग्राउंड सरफेस मस्ट ऑलवेज बी स्टेबल एंड स्किड रेजिस्टेंस। ये भी ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर खड़ी करके अपनी गाड़ी का कार जैक इस्तेमाल कर रहे हैं, कार जैक यूज़ करते हुए गाड़ी का पहिया चेंज कर रहे हैं, वो जगह बिल्कुल ही स्टेबल हो, बिल्कुल ही मतवाजुन हो और फिसल ना सके, स्किड रेजिस्टेंट हो, यानी वो उस पर फिसलाहट, उस पर फिसलन ना हो। क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी का जब आप पहिया तब्दील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर पुल कर रहे हैं या उसको आप थोड़ा सा उठा रहे हैं, तो वो फिसल सकती है गाड़ी और ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल एक मतवाजुन सतह के ऊपर, हमवार रोड के ऊपर, जो ढलवान भी ना हो, बिल्कुल स्टेबल हो, सीधा रोड, कहीं भी आपने जहाँ भी आप कर रहे हैं कार पार्क में, और उसे फिसलने का खतरा ना हो। द कार जैक मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। देखें, ये लाजमी नहीं है कि हमेशा जो व्हीकल की जो मिड पॉइंट है, जो कार की लंबाई है, आप इस तरह देख लें, कार की लंबाई आपके पास कुछ आप मीटर के हिसाब से देख लें, जैसे अगर 1 मीटर है, 1.5 मीटर है, 2 मीटर है, कुछ भी गाड़ी की जो आपकी लंबाई है, तो वो कह रहे हैं उसके बिल्कुल मिडल के ऊपर आपने लगाना है जैक को। नहीं, ऐसा नहीं है, जैक हमेशा वहीं लगेगा कि जो कार जैक के जो आपने पॉइंट लगाने हैं वो आप उस जगह पर प्लेस करेंगे जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर ने, गाड़ी बनाने वाले ने बताया होगा। उसको पता है कि गाड़ी का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ से ऊपर उठेगा, इस पर दबाव डालेंगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा और गाड़ी के पहिए तब्दील करने में आसानी होगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मिड पॉइंट पे लगा देंगे कार की जितनी लंबाई है उसके बीच में, तो हो सकता है कि वो गाड़ी किसी जगह को नुकसान पहुंचा दे। तो हमेशा जो आपको गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने बताया उतना ही आपने यूज़ करना है। योर कार इज इक्विप्ड विद विंटर टायर। आपकी गाड़ी में कह रहे हैं सर्दियों के पहिए लगे हुए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पीड लेवल मैक्सिमम 190 किलोमीटर पर आवर ऑन योर डैशबोर्ड। आपको पता है आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड जो सामने, जिसके ऊपर आपका यूएसबी आप लगा सकते हैं, छोटा सा नेविगेशन होता है, स्पीडोमीटर आ रहा होता है, स्पीड कितनी है, हर टेम्परेचर आ रहा होता है, वो डैशबोर्ड कहलाता है। तो कहना आपकी गाड़ी में सर्दियों के पहिए लगे हुए और डैशबोर्ड के ऊपर लिखा रहा है 190 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर, ये कहना चाह रहा है कि 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सर्दियों के जो पहिए लगे हुए हैं, अब उसको कैसे पता कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर कैसे 190 किलोमीटर पर आवर लिखा आ रहा है मैक्सिमम? ये सेंसर का सिस्टम होगा या कोई ऐसा सिस्टम होगा कि जब आपने उसको पहियों को लगाया तो उन्होंने सेंस कर लिया कि ये विंटर टायर्स हैं, उन्होंने आपके डैशबोर्ड के ऊपर बता दिया कि ये 190 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप जा नहीं सकते। ये आपने ध्यान में रखना है। डज नॉट अप्लाई टू ड्राई रोड कंडीशन। ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी के डैशबोर्ड पे 190 किलोमीटर पर आवर लिखा आ रहा है तो ये बता रहे हैं कि ये ड्राई रोड कंडीशन
के लिए नहीं है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैक्सिमम का वर्ड आ गया 190 किलोमीटर पर आवर, बस आपने जेहन में बैठा लिया कि इस स्पीड से ज़्यादा आप विंटर टायर के साथ गाड़ी नहीं चला सकते। लाजमी नहीं है कि 190 किलोमीटर पर आवर हर विंटर टायर के साथ हो। जो आपने सर्दियों के टायर लगाए हैं सबके साथ ही स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर हो, नहीं। ये हो सकता है कि जो आपकी स्पीड है 190 किलोमीटर पर आवर की, कुछ पहिए जो डिफरेंट क्वालिटी की हैं, कुछ की स्पीड लिमिट कम हो, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर आ गया उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। इसका ये एक ही आंसर है कि ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि 190 किलोमीटर पर आवर ड्राई रोड के ऊपर नहीं होता, या खुश रोड के ऊपर आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, या अप्लाइज टू विंटर रोड कंडीशन ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ जो विंटरी रोड हैं, जो स्पेसिफिक रोड है जिन बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, या जिसके ऊपर आपको पता है कि जो विंटर स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं स्केटिंग वगैरह, वो उन रोड को यूज़ करते हैं, तो ये 190 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आपने सिर्फ विंटर रोड के ऊपर करनी है, नहीं। इसका कोई ताल्लुक, कोई कंडीशंस नहीं है। मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम 190 किलोमीटर पर आवर, यानी 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। बस ये बात इस आपने ज़हन में इसको बिठा लें। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस इफ द व्हील नट्स आर नॉट रीटाइटेंड फॉलोइंग अ टायर चेंज। टायर चेंज हुआ और जो व्हील के नट्स थे, जो उसके आपने नट बोल्ट वगैरह थे, वो सही से टाइट नहीं हुए, रीटाइट, तो इसका क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इसके नताइज हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस। द व्हील कैन बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द व्हीकल। ये बिल्कुल हो सकता है कि जो आपका पूरा व्हील है वो पूरा गाड़ी से अलग हो जाए। बिल्कुल, अगर वो जो आपके जो उसके नट्स थे वो उसको गाड़ी की बॉडी से जोड़ रहे होते हैं, तो अगर वो सही से नहीं लगे तो व्हील कैन बिकम डिटैच फ्रॉम द व्हीकल। वो पूरा गाड़ी से अलग, अपने हब या अपने किसी उस पॉइंट से अलग नहीं होगा कि लटकता रहे गाड़ी के अंदर, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये मुमकिन है। द व्हील में बिकम डैमेज। ये भी हो सकता है कि अगर आपने सही से उसके नट आपने नहीं, उसको आप सही से स्क्रू नहीं किया, नहीं आपने कसा, तो वो जो आपका जो व्हील है वो डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, वो थोड़ा उसको कहीं वो टकरा के या कोई मसला उसको हो सकता है, अगर आपने उसके वो सही से फिक्स नहीं हुआ तो वो कोई काफ़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ है, तो वो कोई भी उसके साथ मसला हो सकता है। वो ज़्यादा हीट अप हो सकता है, सही से जुड़ा हुआ नहीं है, तो रोड की सूरत हाल उस पर ज़्यादा असर कर सकती है, ये मुमकिन है। टायर कैन बिकेम डिटैच फ्रॉम द हब। देखिए, अपने हब से, यानी वो जो उसका हब है, जो आपकी गाड़ी में इसका समझ लें कि एक उसका पॉइंट है जहाँ उसने लगना है, या वो जगह है, या वो समझ लें कि सांचा है जहाँ उसने फिट बैठना है, तो उससे अलग होगा, लेकिन गाड़ी में जुड़ा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरी व्हीकल से, अगर आपने प्रॉपर नट नहीं लगाए, वो व्हीकल से डिटैच होगा, पूरी व्हीकल से अलग हो जाएगा, ना कि उसके उसका हब पॉइंट है या जो उसकी जगह है उससे अलग होगा। नहीं, बस ध्यान में रख लें, अगर आपने सही से नहीं लगाया उसके नट्स तो वो पूरे व्हीकल से वो अलग हो जाएगा। और ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है वाई मस्ट यू इंश्योर दैट ब्रेक फ्लूइड इज चेंज रेगुलरली इन अकॉर्डेंस विद द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। जो आपका ब्रेक है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम का, उसके अंदर भी एक लिक्विड बह रहा है जो कि उसको रगड़ लगने से बचाता है। हमें पता है, हमें हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई, जिस तरह आपने इंजन ऑयल को देखा, इवन साइकिल के अंदर भी अगर आप चेन के ऊपर कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि वो चलता रहे, तो ये ज़रूरी होता है। तो ब्रेक का भी अपना एक फ्लूइड है। तो कह रहे हैं आपने क्या चीज़ यकीनी बनानी है, क्यों यकीनी बनाना है कि जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है, उसके जो ब्रेकिंग का पूरा सिस्टम है, उसमें जो फ्लूइड आपने डालना है, उसका जो अपना लिक्विड है, वो व्हीकल के मैन्युफैक्चरर, जो आपकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसने बताया है कि ये वाला फ्लूइड डलेगा, वही इस्तेमाल करें। ये क्यों ज़रूरी है? टू इंश्योर दैट द ब्रेकिंग सिस्टम रिमेन फंक्शनल इवन अंडर अ हाई लोड। बिल्कुल, कि अगर आपकी गाड़ी पे लोड बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, सामान आपने बहुत रखा हुआ है, तो आपके लोड पूरी गाड़ी पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ओबियसली आपके ब्रेकिंग सिस्टम पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर्ली उसके रेगुलरली वही फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने बताया है, तो ब्रेक हैवी लोड के अंदर भी सही से काम करेगा। ये इसका आंसर ठीक है। To ensure that the proportion of water in the brake fluid does not exceed the permitted level। देखिए, ये भी है कि आपकी गाड़ी का जो फ्लूइड है उसमें कुछ हिस्सा पानी का है, जो ब्रेक फ्लूइड है यकीनन उसमें कुछ हिस्सा पानी है और कुछ वो मटेरियल है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है। तो कह रहे हैं आप इसलिए भी वही मटेरियल इस्तेमाल करें या वही फ्लूइड इस्तेमाल करें जो कि आपको गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने बोला है, कि इस बात को आप यकीनी बना लें कि ताकि जो पानी का, एक पानी कुछ क्वांटिटी में पानी होगा उस फ्लूइड, उस सिस्टम के अंदर, उस ब्रेकिंग फ्लूइड सिस्टम में, और कुछ डिफरेंट मटेरियल्स होंगे जिसका वो लिक्विड होगा जो ज़रूरी होगा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। टेक्निकलिटीज़ ही हैं, तो वो ये ज़रूरी बनाए कि ऐसा ना हो कि अगर आप मैन्युफैक्चरर के मुताबिक यूज़ नहीं कर रहे, जो गाड़ी वाले ने बताया कि ये आपने ब्रेक फ्लूइड यूज़ करना है, तो हो सकता है कि पानी का लेवल उसके अंदर बढ़ जाए, उस ब्रेक फ्लूइड
के अंदर, तो मे बी, तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि पानी का जो प्रोपोर्शन है, जो पानी का हिस्सा है, वो ब्रेक फ्लूइड के अंदर अपनी परमिटेड लेवल से, आप सपोज कर लें अगर 25% पानी है और 75% दूसरा मादा है कोई, जो ब्रेक फ्लूइड मिलके बन रहा है 100%, तो अगर एक लिमिट सेट हुई हुई है तो आपने वही, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा अगर आप कोई ब्रेक फ्लूइड डालें उसमें पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, पानी उसमें ज़्यादा हो, तो लेकिन वो किसी और गाड़ी के लिए हो, वो आपकी गाड़ी को सूट ना करता हो, तो आपकी गाड़ी के ब्रेक सही से काम ही ना करें, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप वही यूज़ करें जो आपको गाड़ी बनाने वाले ने बताया। टू प्रिवेंट डैमेज टू द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्रेक जो आपको नज़र आ रहा है वही है, ये ब्रेकिंग सिस्टम कैसे फ्रंट एक्सेल से अगले वाले पहियों से, कैसे पिछले पहियों से जुड़ा हुआ है, ये कैसे काम करता है मैकेनिकल, इसमें पूरा ये कैसे ट्रांसमिशन होती है सिग्नल की, तारें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वो उस पूरे सिस्टम को भी ज़रूरी है कि उसकी सफाई रहे। वो कैसे होती है, ब्रेक फ्लूइड से, जो आपने जो ब्रेक फ्लूइड डाला है, जो उसका माया आपने या मादा डाला है उसके अंदर, जो उसका ब्रेक फ्लूइड है वो उसकी सफाई करता है ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ये भी ज़रूरी है कि आप वही यूज़ करें जो आपको गाड़ी की बनाने वाले ने बोला है, ताकि ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसके जो कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट जो गाड़ी के अंदर है, ये अगेन टेक्निकल चीज़ है, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बस आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि वो बेहतर अगर आपने रखने हैं तो वही ऑयल यूज़, ब्रेक फ्लूइड यूज़ करें जो आपको गाड़ी बनाने वाले ने बोला है। अगले सवाल पर चलेंगे। यू आर टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल विद विच यू आर अनफेमिलियर, आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिससे आप वाकिफ़ नहीं है, ना वाकिफ़ है, यानी किसी और की गाड़ी, आपके दोस्त की, आपके रिश्तेदार की, या आपकी कंपनी की, किसी की भी गाड़ी हो सकती है। वाई डू यू हैव टू पर्टिकुलरली केयरफुल टू बिगिन विद, आप जब गाड़ी चलाने लगें तो आपको ख़ास तौर पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। क्यों? इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसलिए मुमकिन है डेट आई डू नॉट नो इनफ अबाउट द स्पेशल एस्पेक्ट्स, ये हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में गाड़ी की पता ही ना हो। आपको पता है जब एक नई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने हिसाब से उसके शीशों को, उसकी सीट को एडजस्ट करना है, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी चेक करनी है कि मेरी गाड़ी में फ़ौरन से ब्रेक लगता था, इस गाड़ी में क्या सिलसिला है, तो हो सकता है कि आपको किन चीज़ों का ना पता हो। ऑफ द अरेंजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल्स, बिल्कुल, कि जो गाड़ी के जो कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं, आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल था, उसकी गाड़ी में नहीं है, उसकी गाड़ी में कोई और फंक्शन है जो डिफरेंट गाड़ी है, तो आपको सारे जो गाड़ी के फंक्शन है, ब्रेक फंक्शन है, क्लच का है, आपने चीज़ों को सारे फंक्शंस देख लेने हैं कि ये चीज़ें हैं, ये वाइपर का है, ये इंडिकेटर है, सारी चीज़ें चेक करें। ऑफ इट्स मैन्यूवरेबिलिटी, यानी जो गाड़ी की मूवमेंट है, अगर आपकी गाड़ी या आप स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाते हैं, आपको अंदाज़ा है, आपकी सेंस डेवलप हो चुकी है, ये इतनी मुड़ेगी। लेकिन अगर एक नई गाड़ी है, आपको नहीं पता कि कितना, थोड़ा सा अगर मैं स्टीयरिंग घुमाऊंगा या थोड़ी सी मूवमेंट दूंगा गाड़ी कितनी मुड़ेगी, तो वो एक नई गाड़ी है, ये भी आपको ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको उसकी मूवमेंट का इतना आइडिया ना हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको उसका यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक, कि गाड़ी के ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, कि अगर मैं कम ब्रेक लगाता हूँ तो गाड़ी फ़ौरन से रुकती है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो कि आपने बहरहाल चेक करनी है एक नई गाड़ी के साथ। ये आंसर हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल पर चलेंगे। वट शुड यू नो अबाउट यूजिंग द रेयर व्यू मिरर, कि जो मेरा रेयर व्यू मिरर, आपको पता है आपकी गाड़ी में जो पिछला हिस्सा आपको दिखाता है, आपकी गाड़ी में 3 शीशे लगे हुए हैं, तो जो आपकी गाड़ी को पिछला हिस्सा दिखाता है उसको हम रेयर, पिछले वाला जो व्यू दिखाता है, तो कह रहे हैं आपको क्या पता होना चाहिए। आई एम एनेबल टू सी व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन इन द ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा आता है, देखें इसमें होता है कि व्हाट शुड यू नो अबाउट यूजिंग द रियर व्यू मिरर, आपको पता है आपको गाड़ी चलाते हुए एक पॉइंट ऐसा आता है उस दौरान कि आपको किसी भी शीशे के अंदर या इस शीशे के अंदर अगर आप देखें वो गाड़ी आपके व्यू से बाहर हो जाती है, आपको नज़र आ रही होती है, वो आपके आगे आगे तेज़ी से आ रही है और इस शीशे से आपके बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको सही से नज़र नहीं आएगी वो गाड़ी, वो आपके ब्लाइंड स्पॉट उसको हम कहते हैं, एक ऐसा मकाम है जहाँ पे आपको गाड़ी नज़र नहीं आती। उसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आपने अपने साइड वाले जो साइड मिरर्स हैं उस पर देखें या फिर अपना कंधा घुमा कर देखें। तो ये हो सकता है कि आपको रेयर व्यू मिरर के बारे में ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आई एम एनेबल, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, आई एम एनेबल टू सी व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन इन द ब्लाइंड स्पॉट, कि जो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पे गाड़ी नज़र नहीं आती तो वहाँ पर मुझे गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आएंगी और पैदल चलने वाले भी नज़र नहीं आएंगे, तो मुझे दूसरे मिरर भी यूज़ करने पड़ सकते हैं या अपना कंधा भी घुमा के देखना पड़ सकता है, ये मुमकिन है। रेयर व्यू मिरर्स मस्ट बी एडजस्टेड टू द पर्टिकुलर ड्राइवर, ये भी जवाब दुरुस्त है कि जो आपने अंदर का मिरर सेट करना है वो हर ड्राइवर के हिसाब से अलग, कोई ड्राइवर की हाइट वो लंबा है, कोई ड्राइवर आपका छोटा है, तो आपने जो रेयर व्यू जो आपने मिरर सेट करने हैं वो सारे भी आपने क्या करने हैं, वो हर ड्राइवर के हिसाब से तब्दील होंगे। आपने रेयर व्यू के मिरर को ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, उसको आपने चेंज करना होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। द इंटीरियर मिरर हैज़ नो ब्लाइंड स्पॉट टू द राइट साइड, नहीं,
ये कह रहे हैं जो आपका इंटीरियर मिरर है, जो अंदर वाला बड़ा शीशा है, दाएं बाएं से नहीं, जो अंदर वाला शीशा है उसमें राइट साइड पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। अंदर वाले शीशे पर भी ब्लाइंड स्पॉट है। हमने अब देखा कि एक पॉइंट ऐसा आता है आपको अंदर वाले शीशे पे कोई गाड़ी नजर नहीं आती, क्योंकि वो आपके उस रेंज से बाहर आ चुकी होती है, वो आपके बाएं या दाएं जानी बहुत करीब होती है। तो आपको साइड मिरर पे, जो आपके साइड के दाएं और बाएं हाथ के मिरर्स हैं उस पर नज़र आएगी, और हो सकता है उस पर भी नज़र ना आए, फिर वो आपको कंधा घुमा के देखना पड़ेगा, उनके भी ब्लाइंड स्पॉट हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका राइट साइड पे ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं, रियर व्यू मिरर के है, बिल्कुल है। तो ये आंसर इसका दुरुस्त नहीं है, बाकी दो जवाब ठीक थे। अगले सवाल पर चलेंगे। व्हाट मस्ट यू एडजस्ट व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल विच इज़ नॉट योर ओन। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि आपकी अपनी नहीं है, आपको किन चीज़ों को एडजस्ट करना होगा, अपने हिसाब से ठीक करना होगा। सीट, हेड रेस्ट, सेफ्टी बेल्ट। ये बिल्कुल देखें, आपने जो सीट है वो आपको अपने हिसाब से आगे पीछे करनी होगी। आपने जहाँ पर अपना सर को टिकाना है, वो आपको पता है हर सीट के ऊपर एक हिस्सा होता है जहाँ पे आप अपने सर को रख सकते हैं, वो भी आपने अपने हिसाब से चेंज करना होगा। हो सकता है जो ड्राइवर आपसे पहले यूज़ कर रहा हो उसकी हाइट आपसे कम हो, आपकी हाइट ज़्यादा हो, तो आपकी गर्दन उस सीट उस हेड रेस्ट पे जा रही हो, आपका सर असूलन वहाँ लगना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट को भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। डेली ट्रिप काउंटर, ये ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी चलाने के बाद जो है आप जो है आपने डेली ट्रिप काउंटर या जो वो फासला शो कर रहा है आपने कितना तय किया उसको रीसेट कर दें, वो उसको ये चीज़ एडजस्ट करने वाली नहीं है। ये बहरहाल इसका ताल्लुक वो ड्राइवर से, उसकी मर्ज़ी है, आपको अपनी सेफ्टी देखनी है कि किन चीज़ों को आपने सेट करना है। इनसाइड मिरर, आउटसाइड मिरर्स, ये भी आपने अपने हिसाब से, जो अंदर वाला शीशा है और जो दाएं बाएं के शीशे हैं आपने उनको अपने हिसाब से सेट करना है। ये दो चीज़ें हैं। डेली ट्रिप काउंटर का ऐसे ताल्लुक नहीं, ये एक अलग चीज़ है, वो बताती है कि आपकी गाड़ी ने कितने किलोमीटर तय किए हैं। वो बहरहाल अक्सर लोग यहाँ पर 1 लाख किलोमीटर के बाद, 2 लाख किलोमीटर के बाद, उनकी मर्ज़ी होती है जब भी वो रीसेट करें, वो उसका ताल्लुक उनसे। योर व्हीकल इज स्नोड अंडर, आपकी जो गाड़ी है वो बर्फ़ से ढकी हुई है। वट डू यू हैव टू डू बिफोर यू ड्राइव ऑफ, आपने गाड़ी चलानी है, चलाना शुरू करना है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी शुरू करने से पहले आपने क्या करना है। आपकी गाड़ी बर्फ़ में ढकी हुई है। आई हैव टू रिमूव आइस एंड स्नो फ्रॉम द विंडोज़, की जो खिड़कियाँ हैं मेरी गाड़ी की, मैं वहाँ से बर्फ़ को निकालूंगा, बिल्कुल ठीक है। रिमूव आइस एंड स्नो फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल, छत पे भी कुछ बर्फ़ पड़ी है उसको भी साफ़ करूँगा, ये भी ठीक है। रिमूव आइस एंड स्नो फ्रॉम द मिरर्स, जो साइड के मिरर्स हैं आपके, जो अंदर वाला मिरर ऑब्वियसली उस पर तो नहीं बर्फ़ आएगी, वो तो बंद थी। जो साइड वाले मिरर्स हैं आपके उस पर भी कुछ बर्फ़ पड़ी है, आपने हर जगह से बर्फ़ को साफ़ करना है। इसका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। अगले सवाल पे चलेंगे। योर व्हीकल इज स्नोड अंडर, दोबारा आपकी गाड़ी बर्फ़ में झुकी हुई है, ढकी हुई है। वट डू यू हैव टू डू बिफोर यू ड्राइव ऑफ, गाड़ी चलाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या करना होगा। आई हैव टू रिमूव आइस एंड स्नो फ्रॉम विंडोज़ एंड मिरर्स, हमने पिछले सवाल में भी देखा कि मुझे शीशों से और खिड़कियों से बर्फ़ को हटाना है। अलाउ द इंजन टू वार्म अप, देखें ऐसा नहीं है कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, गाड़ी रुकी हुई है और आप कहीं स्नो पिघल जाए या मैं इंजन शुरू कर दूँ गाड़ी गर्म हो जाए, नहीं, ये माहौल दोस्त रवैया नहीं है। रवैया बिल्कुल ये गलत है। आप एक ज़िम्मेदार ड्राइवर हैं, आप माहौल दोस्त ड्राइवर हैं, आप चाहते हैं आपका इन्वायरमेंट, आपका जो माहौल है वो साफ़ सुथरा अच्छा रहे। तो इंजन चलाने से, आपने गाड़ी चलानी नहीं है तो इंजन क्यों चला रहे हैं। जब जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करें फ़ौरन से गाड़ी अपनी शुरू करने चलाना, ताकि आपको आसानी रहे। तो इससे कोई ये ताल्लुक़ नहीं है कि आप जो है फ़ौरन से अपने इंजन पहले ही चलाए रखें और उसके बाद जो है आप इतने भी स्नो साफ़ कर रहे हैं और इंजन ऑन है। इंजन तब ऑन करें जब अपनी गाड़ी को चलाना हो। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है। रिमूव आइस एंड स्नो फ्रॉम लाइटनिंग सिस्टम इंक्लूडिंग ड्यूरिंग डे टाइम, बिल्कुल जो स्नो आपकी लाइटनिंग सिस्टम पे, जो गाड़ी के सामने वाली लाइट्स हैं, बैक लाइट्स हैं, डिफरेंट लाइटिंग जो हमें पता है लाइटिंग सिस्टम है, तो वो वहाँ से भी आपने क्या करना है, बर्फ़ को हटाना है, रिमूव करना है। ये जवाब भी इसका दुरुस्त है। तो देखिए दोनों आंसर इसके ठीक हैं और ये जवाब हमारा ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर, जो कि है व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ अ रेयर लाइट नॉट टू वर्क, कि आपकी जो रेयर लाइट है, जो गाड़ी की पिछली वाली लाइट है वो काम नहीं कर रही, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। फ्यूज़ हैज़ ब्लोन, बिल्कुल आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, उनमें अक्सर हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी फ्यूज़ वो होता है जो कि उसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अगर एक लिमिट से ज़्यादा कोई वोल्टेज चला, कोई करंट वहाँ से गुजरे, डिफरेंट तरह की प्रोटेक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसको जानते हैं। हो सकता है फ्यूज़ ब्लो हो गया हो, फ्यूज़ ख़राब हो गया हो, तो वो कनेक्शन ही ना बना हो और लाइट इसलिए ना जल रही हो। स्टार्टर इज़ डिफेक्टिव, देखें स्टार्टर का ताल्लुक ही नहीं है, स्टार्टर जो है वो आपका इंजन स्टार्टर है।
जिसने आपके इंजन को स्टार्ट करना है, आपकी गाड़ी को शुरू करना है। उसके बाद ये मेन चीज़ है, उसके बाद ऑक्सिलरी आइटम आते हैं कि लाइट चल रही है कि नहीं, वो एक इंडिविजुअल पार्ट है उसका ताल्लुक। लाइट का ताल्लुक अपने लाइट के या फिर बल्ब, या जो आपकी उस लाइट में जो बल्ब लगा हुआ है वो भी टूट सकता है, ख़राब हुआ है, या उसका फ्यूज़ ब्लोन है। लेकिन अगर आप ये कहें कि स्टार्टर डिफेक्टिव है, या आपका जो स्टार्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जो इंजन स्टार्टर है या जो स्टार्ट करने वाला है पूरे लाइटिंग सिस्टम को वो ठीक से काम नहीं करना, इसका ताल्लुक नहीं है। रेयर लाइट काम नहीं कर रही, फ्रंट लाइट यानी काम कर रही है, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि रेयर लाइट काम नहीं कर रही। तो जो स्टार्टर है लाइटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए, जो पूरा स्टार्टर है, इंजन शुरू करने पे लाइटें जल जाती हैं, तो सिर्फ रेयर लाइट काम नहीं कर रही। वरना ये बताते हैं लाइटिंग सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा, फिर अलग चीज़ थी। रेयर लाइट काम नहीं कर रही, तो या तो उस लाइट का फ्यूज़ ख़राब है, उड़ चुका है, या वो बल्ब भी ठीक नहीं है। यही दो इसके आंसर हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। द कंट्रोल लाइट ऑफ योर इंडिकेटर इज़ ब्लिंकिंग कंसिडरेबली फास्टर देन यूजुअल। जो ब्लिंक आप जब अपनी गाड़ी का इंडिकेटर देते हैं तो उसकी एक लाइट जलती है। वो कह रहे हैं वो नॉर्मल एक जिस तरह वो जलती थी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल रही है, यानी जल बुझ वो रही है या वो जल रही है। तो वो उसका जो वो किसी भी तरह की इंडिकेशन हो सकती है, डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट है। कहीं में स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ता है, जिस तरह लोड हो रही होती है कोई चीज़ उस तरह वो 2-3 स्टेप में जलती है, बुझती है। लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो कह रहे हैं नॉर्मल नहीं है, वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, तो बहुत तेज़ी से जल बुझ रही है, या उसमें वो उसका नॉर्मल बिहेवियर से हट के वो जो इंडिकेटर की लाइट है वो आप देख रहे हैं कि वो सही नहीं लिख रही। तो क्या वजह हो सकती है? द डायरेक्शन इंडिकेटर स्विच इज़ डिफेक्टिव। देखिए जो आपकी गाड़ी के अंदर जो इंडिकेटर आप दे रहे हैं, जो स्विच जिससे आप इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेटर आप ऑन करते हैं, ये कह रहे हैं वो ख़राब है। देखिए उसका ताल्लुक नहीं है। अगर लाइट जल रही है और इंडिकेटर ऑन करने पे लाइट जल रही है, अगर लाइट ना जले फिर हम सोचें शायद उस लाइट का फ्यूज़ ख़राब हो गया हो, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, शायद इंडिकेटिव जो स्विच है, जो इंडिकेटर है वही ख़राब हो गया हो। लेकिन जब लाइट जल रही है तो ये बात इससे वाज़ेह है कि इंडिकेटर आपका ठीक है, वो लाइट ब्लिंक कर रही है लेकिन बहुत तेज़ कर रही है, आम हालात से हट के ज़्यादा तेज़ कर रही है। तो उसका मतलब है कि बल्ब डिफेक्टिव है, ना कि इंडिकेटर ख़राब है। वरना वो इंडिकेटर दाएं या बाएं आप इंडिकेटर को जब उसको ऊपर नीचे करते हैं वो ऊपर नीचे ही ना हो, वो बल्ब वो रिस्पॉन्स ही ना दे। लेकिन इस सूरत हाल में क्योंकि वो जल रही है लाइट, लेकिन बहुत तेज़ जल रही है, नॉर्मल हालात से ज़्यादा तेज़ी से जल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब है वो ख़राब है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वाई आर यू रिक्वायर्ड टू हैव अ डिफेक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम रिपेयर्ड इमीडिएटली। कि आपको आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो आपको पता है आपकी गाड़ी में एक एग्जॉस्ट सिस्टम है जिससे जो गाड़ी में जो गैस बनती है, जो फ्यूल वगैरह की वजह से वो उसको बाहर निकालती है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, खारिजी निज़ाम है, वो ख़राब है। तो आपने उसको क्यों फ़ौरन से रिपेयर करवाना है, क्या वजह है? बिकॉज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम जो है ना वो आवाज़ ज़्यादा कर, अगर वो सिस्टम ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, आपकी गाड़ी से आवाज़ें आएंगी। जब वो गैस से ख़राज हो रहा होगा उन गाड़ियों से, एग्जॉस्ट सिस्टम जो आपका काम करता है, तो वो एक अजीब सी आवाज़ जो कि हमेशा हल्की होगी, टाइम के साथ तेज़ भी होती जाएगी, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करेगी। यानी जो आवाज़ वाला शोर है जो कि इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं, वो पैदा करेगी। ये मुमकिन है बिकॉज पार्ट्स ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम कैन ड्रॉप ऑन द रोड। बल्कि ये वक्त भी आ सकता है कि जो अगर वो आपका सिस्टम ठीक से नहीं लगा हुआ, अब वो फिजिकली ठीक नहीं है, ठीक से नहीं लगा हुआ, उसमें बहुत सारा उसका फिल्टर ख़राब हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम इतना आपका ख़राब हो कि वो उसमें कुछ हिस्से उसके जो है वो रोड पे गिर जाए, ये भी मुमकिन है। अच्छा, इंजन वुड ओवर हीट। देखिए इंजन की ओवर हीटिंग का ताल्लुक आपके एग्जॉस्ट सिस्टम से नहीं है। ये हम आगे भी कुछ सवालात के अंदर देखेंगे कि इंजन की जो ओवर हीटिंग का ताल्लुक है वो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, वो इंजन का अपना हीटिंग सिस्टम होता है अलग। तो एग्जॉस्ट सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ एग्जॉस्ट की चीज़ों से है कि अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो हो सकता है कि नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो, शोर करे वो एग्जॉस्ट सिस्टम गैस के खराज के वक्त, या उसमें कोई उसमें और वजह हो सकती है। और उसमें से ये भी हो सकता है कि वो एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो उसके कुछ वो सही से ना लगा हो, गाड़ी के अंदर टूट फूट का शिकार हो, वो रोड पे उसके कुछ हिस्से पे गिर जाए, ये मुमकिन है। लेकिन इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम की वजह से ओवर हीटिंग नहीं होता। अगर इंजन ऑयल के अंदर कोई ख़राबी है या आपकी गाड़ी में दूसरी कुछ फंक्शनल चीज़ें जो हम आगे भी देख लेंगे, उनका ताल्लुक इंजन के ओवर हीट होने से होता है। तो ये जवाब हमारे दो इसमें ठीक है। अगले सवाल पर जाएंगे। द नॉइस ऑफ एग्जॉस्ट हैज़ सडनली बिकम लाउडर देन यूजुअल। जो आपका वही एग्जॉस्ट है उसकी अचानक से एक ज़ोरदार गाड़ी से आवाज़ आना शुरू हो रही है, और वो ज़्यादा आवाज़ है। जो नॉर्मल अगर आवाज़ वैसे तो आती नहीं है लेकिन फिर भी आपको फील होती है गाड़ी चलाते हुए, हल्की आवाज़ अगर है, वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? नथिंग, बिकॉज नो बडी इज़ इन डेंजर। कुछ ना करें क्योंकि किसी चीज़ को ख़तरा नहीं है। देखिए ख़तरा है, माहौल को ख़तरा है। इवन आपका इंजन जो हीटिंग सिस्टम है एग्जॉस्ट, वो क्यों आवाज़ कर रहा है ज़्यादा? हो सकता है वो फिजिकली उसमें कुछ चीज़ वहाँ से हिल गई हो, उसके वो सही से जुड़ा हुआ ना हो,
ये तो नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए ख़तरा नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। रिन्यू द इंजन एयर फिल्टर। देखिए एयर फिल्टर, अगर उसकी आवाज़ जो आ रही है ना वो उसकी फिजिकल किसी चीज़ की वजह से आ रही है। जो एयर फिल्टर है वो तो एक फ़िल्टर है, एक झिल्ली है जो उसके सामने लगी हुई है, जो कि उसमें से फ़िल्टर करके उसमें से जो जहरीली मादे हैं उनको अपने ऊपर रोकती है, बाकी हवा को माहौल में खारिज करती है, जो एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर की वजह से आपकी आवाज़ कभी भी ज़्यादा तेज़, क्योंकि वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है, एक झिल्ली टाइप है जो कि आपको सिर्फ वो फ़िल्टर करती है या जहरीली चीज़ों को अलग करती है जो माहौल के लिए ख़तरनाक हैं। लेकिन इंजन फिल्टर का ताल्लुक नहीं है। चेक द एग्जॉस्ट सिस्टम, पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम आपने चेक करना है। एयर फिल्टर आपको देखना होता है, उसका रंग तब्दील हो जाती है तो फिर आप कुछ अर्से के बाद एयर फिल्टर चेंज करते हैं, लेकिन उस एयर फिल्टर की वजह से, उस छोटे सी चीज़ की वजह से कभी आपका एग्जॉस्ट सिस्टम आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं करेगा। वो आवाज़ ऊंची कर रहा है तो एग्जॉस्ट सिस्टम में कोई मसला है फिजिकली, आप उसको जाके देखें कि उसमें कहाँ क्या ख़राबी है, वो किसी चीज़ को चीज़ उसमें फंस गई हो, कोई चीज़ अटक गई हो, कोई मसला हो सकता है। तो आपने सिर्फ एग्जॉस्ट सिस्टम ही चेक करना है। ये जवाब इसका दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है इफ़ द हॉर्न डज नॉट वर्क व्हाट कैन बी द रीज़न। आपने जो गाड़ी में जो हॉर्न आप दबाते हैं, हॉर्न देते हैं, वो सही से काम नहीं कर रहा, तो क्या वजह हो सकती है। ब्लोन फ्यूज़, बिल्कुल मैंने आपको बताया हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक फ्यूज़ लगा होता है जो उसको ठीक से चलाता है। तो अगर हॉर्न ठीक से नहीं काम कर रहा तो हो सकता है उसका फ्यूज़ उड़ गया हो। डिफेक्टिव, देखिए स्टार्टर, अगर आपकी गाड़ी ठीक से स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्टर है, जो पूरा स्टार्टिंग सिस्टम है, आपकी लाइटिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, इंजन का पूरा सिस्टम है, इसके अलावा आपका हॉर्न का, स्टीयरिंग सर्वो है, ये सारे सिस्टम है, अगर ये ठीक से काम कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगर आपका डिफेक्टिव स्टार्टर होता तो गाड़ी शुरू नहीं होती, हॉर्न तो बहुत दूर की बात थी। डिफेक्टिव स्टार्टर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। द हॉर्न ऑपरेटिंग डिवाइस इज डिफेक्टिव। हाँ, आप जो आपके स्टीयरिंग के ऊपर अगर वो हॉर्न का बटन लगा हुआ है तो वो जो ऑपरेटिंग डिवाइस है वो हो सकता है उस बटन में ख़राबी हो गई हो, सिर्फ उस बटन में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टर ही, पूरी गाड़ी का जो है स्टार्टर ही ख़राब है, ऐसा ताल्लुक नहीं है, वरना आपकी गाड़ी चलती ना। हॉर्न काम नहीं कर रहा तो या तो हॉर्न का अपना फ्यूज़ उड़ा हुआ है, ये चीज़ आप बार बार ध्यान में रखने, सवाल बार बार आते हैं इस तरह के सवाल, या तो फ्यूज़ उड़ा हुआ है या फिर वो हॉर्न की ऑपरेटिंग डिवाइस ही ख़राब है। वो जो आप बटन दबा रहे हैं या जो आप हॉर्न दबा रहे हैं वो, या फिर हॉर्न का सिस्टम है जो उसमें एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है कि इतनी जब आप बटन को दबाएं तो इतनी साउंड बाहर जाए, वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। ये कह रहे हैं ब्रेक लाइट्स डू नॉट फंक्शन। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आपको पता है लाइट्स जलती हैं, गाड़ी के पीछे दो लाइट्स होती हैं, रेयर लाइट्स होती हैं जो जलती हैं। तो कह रहे हैं आपने ब्रेक दबाया, वो लाइट्स नहीं जल रही, तो क्या आपको करना चाहिए। रिपेयर देम इमीडिएटली, उन लाइट्स को फ़ौरन रिपेयर करवाएं, उनका फ्यूज़ ब्लो हो सकता है, हमने पहले भी लाइट के रीज़न देखे, या वो खुद बल्ब ख़राब हो सकता है, ये दोनों वजूहत हो सकती है। रिन्यू द ब्रेक, देखिए ब्रेक फ्लूइड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ब्रेक दबाया, ब्रेकिंग इफेक्ट काम कर गया, आपने ब्रेक दबाया, गाड़ी दूर जाके रुक गई थोड़े से फासले पे, ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है लेकिन लाइट नहीं चली, तो उसका ताल्लुक लाइटिंग सिस्टम से है। आपने उनको चेंज करवाना है, बल्ब को चेंज करवाना है, फ्यूज़ को चेंज करवाना है। अगर तो ब्रेक फ्लूइड का ताल्लुक उससे है कि अगर आपने ब्रेक दबाया और आपके ब्रेकिंग इफेक्ट ही ठीक से ना हुआ, या फिर आपको महसूस हुआ कि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है, ठीक से काम नहीं कर रहा जो उसकी फंक्शनैलिटी है, तब आप फ्लूइड चेंज करें, समझ में आता है। लेकिन ब्रेकिंग इफेक्ट कह रहे हैं, ब्रेक लाइट्स काम नहीं कर रही, लाइट्स एक एडिशनल उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, ब्रेक के साथ एक इजाफी फंक्शन है, तो वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए आपने उन लाइट्स को रिपेयर करवाना है, ना कि ब्रेक फ्लूइड को। ब्रेक फ्लूइड आपने चेंज करना होता है जब आपको कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको महसूस हो कि आपका जो ब्रेक पेडल है वो फ़ौरन से ज़मीन पे लग रहा है, हमने पहले भी देखा, या आपको महसूस हो कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ब्रेक सही से लग नहीं रहा, आपको महसूस हो जाएगा, तो वो हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपने लाइट ही रिपेयर करवानी है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है हाउ कैन यू टेल वाइल ड्राइविंग डेट एन इंडिकेटर लैम्प इज़ नॉट वर्किंग। जो आपने इंडिकेटर, आपका जो लैम्प है, दायां बायां इंडिकेटर है जो आप देते हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर है वो सही से काम नहीं कर रहा, आपको कैसे पता लग सकता है गाड़ी चलाते हुए। द इंडिकेटर सिग्नल लाइट विल फ्लैश फास्टर देन यूजुअल, कि अगर जो आपके इंडिकेटर की जो लाइट है, ये कह रहे हैं कि वो नॉर्मल से हटकर बहुत ज़्यादा जलेगी। हमने पहले भी देखा था कि इंडिकेटर लैंप अगर ख़राब हो, ठीक से काम ना कर रहा हो, तो जो उसका सिग्नल है वो बहुत तेज़ तेज़ ब्लिंक करता है, फ्लैश करता है तेज़ी से। ये जवाब हमने पहले भी देखा 2-3 सवाल पीछे। यू कैन नॉट डिटेक्ट का डिफेक्टिव इंडिकेटर लैम्प वाइल ड्राइविंग। ये कह रहे हैं कि आपको जो है आपको पता नहीं लग सकता कि आपका जो इंडिकेटर लैंप है वो डिफेक्टिव है, नहीं पता लग सकता है। जो आपके इंडिकेटर की जो लाइट है, इंडिकेटर सिग्नल है, वो बहुत तेज़ जले बुझेगा, तेज़ फ्लैश करेगा। ये हमने 2-3 साल पहले भी देखा, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जवाब इसका
दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है यू आर ड्राइविंग इन द डार्क विद डिप्ड हाईलाइट्स। आप अंधेरे में सफ़र कर रहे थे और आपने डिप्ड हाईलाइट, मेन बीम फुल लाइट नहीं ऑन की हुई थी, आपने डिप्ड थोड़ी कम शिद्दत की लाइट ऑन की हुई थी। ऑन कमिंग ट्रैफिक फ्लैश देयर हेडलाइट्स एट यू। लेकिन क्या होता है, सामने जो ट्रैफिक आ रही है उसने आपके ऊपर अपनी हेडलाइट जलाई, ज़ोर से उसको ऑन किया, फ्लैश किया और आपके ऊपर। तो उसकी क्या वजह है? व्हाट कैन दिस मीन? ये क्यों उन्होंने ऐसा किया? द लाइट रेंज एडजस्टमेंट इज़ नॉट अडॉप्टेड टू योर व्हीकल लोड। बिल्कुल, ये आपके व्हीकल पे जो लोड है आपने उसके हिसाब से अपनी लाइट रेंज को एडजस्ट नहीं किया। देखिए आपका लोड आपकी लाइट से गाड़ी से आगे झुका हुआ है, दाएं बाएं निकला हुआ है, तो लाइटिंग सिस्टम उसने थोड़ा सा उसके नीचे लाइटिंग सिस्टम उस लोड के नीचे है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लोड अगर आगे पीछे निकला हुआ है तो लाइटनिंग सिस्टम को ढक ढक दिया है उसने। तो ये भी हो सकता है कि जो लाइट की जो रेंज है वो आपने अपने लोड के हिसाब से एडजस्ट करनी है, कि दूर से पता लग जाए उसको आने वाले को कि ये इसके ऊपर इतना लोड है, इस गाड़ी पे इतना लोड है, तो मुझे इतना फासला रख के इससे जाना होगा। तो लाइट की आपने रेंज एडजस्ट करनी है, वो ख़राब हो सकती है जब भी आपने किसी ने सामने से आपको फ्लैश लाइट ज़ोर से दी है कि ये आपके लोड के हिसाब से आप लाइट अपनी रेंज को सेट करें। ये किसी और जानिब लाइट की रेंज ख़राब है, लाइट किसी और जानिब ज़्यादा है, किसी जानिब कम है। अदर ड्राइवर्स आर टेलिंग यू टू टर्न ऑन योर मेन बीम। के सामने वाला ड्राइवर इसलिए आपको हेडलाइट फ्लैश कर रहा है कि आप अपनी मेन बीम को ऑन कर ले। नहीं, वो कभी भी आपको इस बात पे फ्लैश नहीं करेगा। अगर वो फ्लैश करेगा तो ये ख़तरे की अलामत है कि कोई मसला उसको हुआ है। तो मेन भी फ्लैश करने का वो नहीं बोल रहा, ये आंसर ठीक नहीं है। द हेड लैम्प ऑन योर व्हीकल आर सेट इनकरेक्टली एंड डिजलिंग। बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो गाड़ी की लाइट है, हेड लैम्प्स हैं, वो आपकी सही से आपकी गाड़ी पे नहीं लगे हुए और वो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी आंखों में पड़ रहे हैं। ये वजह हो सकती है। ये दो इसके आंसर हैं जो कि दुरुस्त है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। द ग्लास इन योर लेफ्ट आउटसाइड मिरर इज़ ब्रोकन। कि जो आपके उल्टे हाथ पे जो शीशा है गाड़ी का बाहर वाला, उसका जो शीशा है, जो गिलास है, वो टूट गया है, वो दरार आ गई है, वो टूट गया है। आपको क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? डू नॉट रिन्यू द मिरर ग्लास बिकॉज यू कैन स्टिल पार्टली सी टू द रेयर। जो कह रहे हैं आप उस शीशे को रिपेयर ना करें, उसकी मुरम्मत ना करवाएं, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा सा उस शीशे में आपको नज़र आ रहा है जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। नहीं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो ठीक नहीं है, पूरा ठीक से नज़र आना चाहिए। तो ये अगर शीशा टूटा है उसको फ़ौरन आपने रिपेयर करवाना है। रिन्यू द मिरर ग्लास, उस मिरर ग्लास को फ़ौरन से तब्दील करवाएं, उसको फ़ौरन से ठीक करवाएं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है द विंड स्क्रीन वॉशर डज नॉट वर्क। जो विंड स्क्रीन का जो वॉशर है, जो आपको पता है कि जो वॉश करता है, जो उसके वाइपर्स हैं, वो ठीक से वॉशर काम नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजह है? ब्लॉक जेट्स, जो उसके जेट्स हैं जहाँ से वो जिसके अक्रॉस वो मूव करता है, उसके आगे पीछे, आपको पता है विंड स्क्रीन के ऊपर जो वाइपर चलते हैं वो बिल्कुल तकरीबन 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं। वो दाएं बाएं, बिल्कुल बाएं हाथ वाला ऐसे अपने बाएं जानिब जा रहा होता है, दाएं हाथ वाला सीधे हाथ से, वो भी दोनों एट अ टाइम सफाई कर रहे होते हैं। हो सकता है वो ब्लॉक हों, जहाँ से वो निकलते हैं जो जेट उनके लगे हैं वो ब्लॉक हों। बिल्कुल जब भी आपके विंडो स्क्रीन के वॉशर काम नहीं कर रहे, या फ्यूज़, देखिए मैंने आपको बताया हर सिस्टम का एक फ्यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फ्यूज़ है, तो उसके फ्यूज़ अगर ख़राब हैं तो वो भी उसकी वजह हो सकती है। डिफेक्टिव फ्यूज़ इज़ अ की टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से भी आपके जो वॉशर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। या ये भी हो सकता है कि पानी ही ना हो, जो रिजर्वायर, आपको पता है जैसे ही आप अपना विंडो स्क्रीन को ऑन करते हो पानी फेंकता है, उसके ऊपर ही काम करते हैं वो पानी। अगर पानी नहीं है तो तब भी वो वॉशर सही से सफाई नहीं करेगा आपकी विंडो स्क्रीन की। तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये तीनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। तो चलो चेक करते हैं, और ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है।